हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का गगन कपूर क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम का एक सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट कहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कहिए और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्जेक्ट कहिए, जैसे भी आप कहिए वो हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। टैक्सेशन का हम लोग पेपर स्टार्ट करेंगे। टैक्सेशन के अंदर दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक इनकम टैक्स है और एक जीएसटी होता है। तो हम लोग आज आपके साथ स्टार्टिंग करेंगे इनकम टैक्स के पेपर के साथ। हमारी ये क्लासेस बेसिकली या हम कहें तो ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए होती हैं, लेकिन हमें बहुत फोन आते रहते हैं कि सर जब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो तो हमें क्यों भूल जाते हो, हम लोग सीएस कर रहे हैं तो क्या हमें आपकी सर्विसेज नहीं मिलनी चाहिए। तो अब से हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी सर्विसेज प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट के साथ साथ ये सारी बातें बताता रहूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ ये सारी बातें भी करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि मेरा नाम है गगन कपूर और हम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं, हमारा कोई फिजिकल सेंटर नहीं है। हाँ, मैं दिल्ली से ऑपरेट करता हूं, खासकर नॉर्थ दिल्ली से, जहां पर डीयू एरिया है। और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑपरेट करते हैं, और जिन्हें भी हमारी क्लासेस देखनी हो हम लोग कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम अपनी वेबसाइट से आपको प्रोवाइड करते हैं। और हमारी वेबसाइट है www.gagankapurclasses.com। तो सर आज हम क्या पढ़ेंगे? हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के अंदर जनरली जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, कोई स्टडी मटेरियल हम लोग लेते हैं, तो उसमें कई बार हम लोग सीधा इनकम टैक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि कभी कभी हमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, और उसको रिमूव करने के लिए आज हम प्री इनकम टैक्स का पार्ट डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपको मेरी स्क्रीन पर कोई बुक नजर नहीं आएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। मैं आपको आने वाली क्लासेस में बता दूंगा कि हम कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे। फिलहाल आज मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि जो टैक्सेस का पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स का पेपर है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स क्यों बुलाते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि टैक्सेस क्या होते हैं और क्यों चार्ज किए जाते हैं। इन जनरल है, ये हो सकता है एग्जाम में आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना। फिर हम आज ही की क्लास में ये हमारा टारगेट रहेगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि टैक्सेस ब्रॉडली हम उसे किस कैटेगरीज में डिवाइड करके देखते हैं। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सर ये टैक्स लगाने की पावर किसके पास होती है। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि जिनके पास भी ये टैक्स लगाने की पावर होती है वो इसके लिए कानून को कैसे बनाते हैं, और अगर एक बार कानून बना दिया जाए तो क्या उस लॉ में कुछ अमेंडमेंट होती है तो कैसे होती है। ये सारा मेन सब्जेक्ट से पहले का हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चार चीजें आज हम आपको बताएंगे। मैंने समय बचाने के लिए चीजों को लिख करके रख लिया है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा हम इसी तरीके से लिखा हुआ रीड कर देंगे। तो आज का मैटर सिंपल है, सुनना है, समझना है। तो मैंने उसको नोट करके रख लिया सो दैट कि हम आज की अपनी क्लास में ये सारी चीजें पूरी कर सकें। बहुत जनरल हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं, और सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि सर टैक्सेस होते क्या हैं। तो मैं आपको बताता हूं टैक्सेस के बारे में कि टैक्सेस होते क्या हैं। देखिए, हम जब आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम आपके सामने अपना ओपिनियन रखेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे ओपिनियन को फॉलो करें, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। भगवान ने सबको अपना ओपिनियन दिया है, सबको अपना नेचर दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे सिटीजन की तरह बात सोचेंगे, बायसनेस के साथ बातों को ना करेंगे, ना समझेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि सर टैक्सेस क्यों लिए जाते हैं। तो बेटे, वो बच्चे जो एक कई बार सीरियल आता था मोगली, जंगल, तो जंगल का कानून एक अलग होता है और सिविलाइजेशन का कानून एक अलग होता है। कैसे ये दुनिया चलेगी, कैसे ह्यूमैनिटी चलेगी अगर यहां पर हर एक इंसान अपने तरीके से जीना शुरू कर दे। तो यहां पर अगर आपने सोसाइटी में रहना है, समाज में रहना है, तो समाज के कोई ना कोई व्यक्ति को समाज के नियम बनाने पड़ेंगे।
यहां पर हर कोई अपने व्यापार में बिजी है। आप मुझसे कहेंगे कि सर देखो समाज में ये गलत काम हो रहा है, आओ मिल करके चलते हैं, तो मैं कहूंगा कि मुझे अपना घर चलाना है, पैसा कमाना है, तो बिजनेस करना जरूरी है, मैं नहीं कर सकता। तो हर एक व्यक्ति अगर यहां पर बिजनेस करता रहेगा तो ये समाज चल नहीं पाएगा, जंगल बन जाएगा, और जंगल में केवल शेर का कानून चलता है। अब ऐसा ना हो, इसीलिए एक सिविलाइजेशन का सिस्टम बनाया गया, बहुत पुराने समय से बना हुआ है। पहले क्या होता था कि हमारे यहां पर एक राजा होता था, तो राजा नियम बनाता था कि नगर के निवासी कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। धीरे धीरे फिर आप सभी को पता है ब्रिटिशर्स आने लगे, अपने तरीके से काम करने लगे। फिर वहां की गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई, ये कंपनी के अनुसार नहीं चलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार नहीं चलेगा, इसको हम प्रॉपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलाएंगे। फिर हमारी कंट्री आजाद कर दी गई और फिर हमारी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। तो गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ही सब चीजों के लिए रूल्स बनाती है, गवर्नमेंट ही सभी चीजों के लिए आपके लिए व्यवस्था करती है। अगर यही व्यवस्था ना हो तो जैसे आप देखते हैं ना, वो कुछ कंट्रीज हैं जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं, बिल्कुल वैसा हो जाएगा, कभी भी कोई कहीं पर भी किसी को मार देगा। ऐसा ना हो, सिविलाइज सोसाइटी हो, सभी तरह के लोग यहां पर खुशहाली के साथ रहें, ग्रो करें, तरक्की करें। इसके लिए एक व्यवस्था जरूरी है और वो व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। हम भारत में रहते हैं, डेमोक्रेटिक ये कंट्री है, हर व्यक्ति को आजादी है, स्वतंत्रता है अपनी बात को रखने की, इसीलिए मैं टैक्स के पेपर में अपनी बातें रखा करूंगा। तो सरकार कहती है कि कपूर साहब, आप ये कहते हो कि हम एक समाज की रचना करें जहां पर एक ऐसा माहौल हो, जहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि आप अपने आप को खुशहाल महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें, ग्रो कर सकें। तो एक बात बताओ कपूर साहब, ये चीजों को करने के लिए जो सरकार इतने सारे अपने एम्प्लॉयज को रखेगी, उनके लिए जो रिसोर्सेज कलेक्ट करेगी, उस पर जो खर्चा करेगी, वो कहां से करेगी? तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो व्यापार करने के लिए आए नहीं, हम तो समाज के भलाई के लिए करने के लिए आए हैं। तो भाई पैसा तो चाहिए, पैसे के बिना चैरिटी नहीं हो सकती। तो सरकार ने कहा कपूर साहब आप ही बता दो ना, कहां से आएगा? टैक्सी से ही तो आएगा। तो सरकार ने बोला कपूर साहब, हम आपको ये ऑप्शन नहीं दे रहे, आपको बता रहे हैं कि आप जिस समाज में रहते हैं ना, जिस समाज का आप भागीदार बनते हैं, उस समाज की आप सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उन सेवाओं का टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना अच्छा लगता नहीं। मैंने कहा मैं टैक्स क्यों दूं? सरकार कह रही है कपूर साहब हम आपको गिनवा नहीं सकते कि कितनी सेवाओं का आपको लाभ मिल रहा है, बस यहां पर आपको टैक्स देना है और उस टैक्स के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप हम आपके साथ साबित नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से इस बात को अब हम शॉर्टकट में ये समराइज कर सकते हैं कि देखिए, एक तो होती है गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट जो है वो 3 टियर गवर्नमेंट है, 3 लेयर्स में बटी हुई है। एक का नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक का नाम है स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, और एक का नाम है लोकल अथॉरिटी। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, 3 तरह की गवर्नमेंट है, इसीलिए 3 तरह के इलेक्शंस होते हैं और 3 तरह के इलेक्शंस में हम 3 तरह की गवर्नमेंट्स को फॉर्म करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। धीरे धीरे अगर आप अभी इस बारे में नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। ये गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि ये जो पब्लिक है, इस पब्लिक के लिए सुरक्षित और ग्रो करने वाला एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। इसका मतलब ये जो गवर्नमेंट है ये कहती है पब्लिक से कि भाई मुझे इस काम करने के लिए पैसा चाहिए और मैं अपना दिमाग बिजनेस में नहीं लगाऊंगा, मैं आप लोगों से टैक्स चार्ज करूंगा। तो ये गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करती है, जिससे इसको फंड्स की कलेक्शन होती है और फिर उन फंड से गवर्नमेंट हमारे को हर तरीके की सर्विसेज जो हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं वो हमें मिलती है। टैक्स देना कोई ऑप्शनल बात नहीं होती, ये लॉ में लिखा है, सबको देना है तो देना है। कुछ इसके रूल्स हैं जो कि हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, उन रूल से डिसाइड होता है कि किसको कितना टैक्स देना है। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूं ईमानदारी से टैक्स देने की और देता भी हूं, ताकि मैं भी चैन से रह सकूं। और आपको भी बताऊंगा कि भविष्य में आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपना टैक्स जहां तक हो सके
100% तो हर कोई नहीं दे पाता, जहां तक हो सके दीजिए। और एक अच्छा नागरिक बनते हुए सरकार पर यह दबाव हमेशा बना रहना चाहिए कि वो हमारे मनी को हमारी भलाई के लिए और एफिशिएंसी के लिए खर्च करे, वो करप्शन में और वेस्टेज में ये पैसा ना जाने दे। ठीक है सर, ये तो हमने समझा कि गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को सर्विसेज देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग सर्विस देनी है, स्टेट ड्यूटी को अलग देनी है, लोकल अथॉरिटीज को अलग देनी है। तो ये तीनों तरह की गवर्नमेंट्स पब्लिक से अलग अलग तरीके के टैक्सेस चार्ज करती हैं, अपने फंड्स कलेक्ट करती हैं और बाद में ये बोलती है जी हमारे पास पैसे हैं नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ये बात हमने आपकी समझ ली। आगे बढ़िए। नाउ जो मैंने आपको बताया, अब वही देखिए, मैंने आपको यहां पर आपको लिख के दे दिया कि जो हमारा देश है वो रन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, और कंट्री को रन करने के लिए गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये फंड्स वो कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वेरियस सोर्सेज से, और इनमें से जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट है वो है टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज तीनों अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगाती है, और ये कैसे लगाती हैं, कैसे डिसाइड होता है, ये सारी बातें हम आपके साथ आज ही की क्लास में करेंगे। ठीक है। अब सर टैक्सेस के भी प्रकार होते हैं। हाँ, टैक्सेस के भी प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स तो सर टैक्स है, दर्द देता है। ऐसा भी कोई टैक्स होता है जो सुख का अनुभव कराता हो, तो आपको दुखी करने वाला टैक्स, खुश करने वाला टैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। बस लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए जहां से हमने टैक्स पढ़ा, मतलब बुक्स से पढ़ा, बुक्स ने बताया कि टैक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हमने कहा ठीक है, टैक्सेस को बच्चों को बता देते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब जब से हम सर कॉमर्स में आए हैं तब से ही 2 ही बातें पढ़े जा रहे हैं। कॉमर्स ने अकाउंट सिखाया, अकाउंट्स ने 2 बातें सिखाई, डेबिट और क्रेडिट। आप भी यहां पर टैक्स में 2 बातें कर रहे हो, नाम कह रहे हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, जानना जरूरी है ना, क्योंकि बच्चे कई बार मेरे से ये सवाल पूछ लेते हैं कि सर हमारा पेपर तो इनकम टैक्स है और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर नाम डायरेक्ट टैक्स क्यों लिख दिया। तो ये बातें शुरू में ही समझानी जरूरी है कि इनकम टैक्स इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्स एक ब्रॉडर टर्म है, इनकम टैक्स एक छोटी टर्म है, जो कि मैं आपको यहां पर सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूं। और डायरेक्ट टैक्स में मेनली टैक्स इनकम टैक्स ही है। तो आज की डेट में ये सिनोनिम जैसे हो गए हैं, अगर कहीं आपको इनकम टैक्स दिखाई दे तो ये समझ लेना कि डायरेक्ट टैक्स है, और कहीं आपको डायरेक्ट टैक्स सुनाई दे तो समझ लेना ये इनकम टैक्स की बात हो रही है। कुछ समय पहले छोटे मोटे और अदर डायरेक्ट टैक्सेस होते थे, वो धीरे धीरे कुछ गवर्नमेंट को फायदा देते नहीं थे, खर्चा ज्यादा होता था, गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। ये मत समझना गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कोई रहम खाया, नहीं खा सकती गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी की कमी है। ठीक है, तो टैक्सेस की अगर हम बात करें तो 2 तरह के टैक्सेस हमें सिखाए जाते हैं थ्योरी में। एक का नाम होता है डायरेक्ट टैक्स, एक का नाम होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों में फर्क क्या है? टैक्स लेती है गवर्नमेंट, देती है पब्लिक। अगर गवर्नमेंट पब्लिक से कहे कि भाई तूने ये टैक्स मेरे पास जमा करना है, डिपॉजिट करना है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। कैसे डिपॉजिट होगा? अब भाई या तो हम पब्लिक से कहेंगे कि भाई हमारे ऑफिस में आओ और पैसा जमा कर दो। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, प्राइस चार्ज करता हूं, तो या तो मैं ये कहूंगा कि भाई मेरे ऑफिस में आइए, पैसे जमा कर दीजिए, या मैं आपसे ये कहूंगा कि कोई बात नहीं, आप कोई ऐप यूज करके मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। तो बैंक एक कलेक्टिंग एजेंट होता है, तो आपने बैंक को दिया मतलब मुझे दिया। ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप अपने बैंक में, हमारा गवर्नमेंट का खाता हर बैंक में, आप अपने बैंक में डिपॉजिट कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो जब कोई पर्सन अपना टैक्स खुद गवर्नमेंट को देता है, अब मैं अगर अपना टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट। मैंने अपनी पॉकेट को ढीला किया और सरकार की जेब को भारी कर दिया। कायदे से रिश्वत नहीं दी, मैंने उनको लीगली ये पे किया, इसको हम बोलते हैं टैक्स। मैंने अपना भार खुद जाकर के सरकार के पास डिपॉजिट किया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्टली दिया जा रहा है। और इस डायरेक्ट टैक्सेस के कई तरह के टैक्सेस पास्ट में होते थे, अब धीरे धीरे इनकम टैक्स को छोड़ करके बाकी, क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू नहीं देते थे, गवर्नमेंट ने हटा दिए, तो अब बचा हमारे पास इनकम टैक्स। तो ये एक छोटा सा हमने डायग्राम बनाया हुआ है जहां पर एक
बच्चा है जो कि गवर्नमेंट को सीधा जाके टैक्स डिपॉजिट कर गया। सीधे का मतलब होगा कि बीच में बैंक इन्वॉल्व होगा, आपको गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके भीड़ नहीं लगानी है। कोरोना काल चल रहा है तो वैसी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अच्छा, एक दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, लेकिन आप अपना टैक्स सीधा गवर्नमेंट को नहीं देंगे, आप किसी इंटरमीडियरी बॉडी को देंगे, और वो इंटरमीडियरी बॉडी बैंक नहीं है, और वो इंटरमीडियरी बॉडी आपका टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचा देगी। ठीक है, यानी कि टैक्सेस को आप इस तरीके से समझिए, गवर्नमेंट ने मुझे कहा कपूर साहब आप जो कमाते हो ना, उस कमाई में से मुझे कुछ हिस्सा चाहिए। तो बोला कपूर साहब आप क्या कमाते हो? मैंने कहा जी मैं गरीब आदमी हूं, 4-5 लाख रुपए कमा लेता हूं साल के, इतना ही मेरा पैकेज है। तो गवर्नमेंट ने कहा कपूर साहब उस पैकेज में थोड़ा हिस्सा हमारा भी है, अपनी थाली में से थोड़ा सा हिस्सा दे दो। जैसे लोग जो पुराने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग इसलिए कहता हूं कि वो इंसानों के साथ साथ औरों का भी सोचते हैं। मतलब घर में मम्मी है तो मम्मी है, दादी हैं, जो भी बड़ी सिस्टर हैं, जो भी आपके घर में खाना बनाती हैं, तो घर के परिवार के सदस्यों के लिए तो वो बनाती हैं। लेकिन कई घरों में क्या होता है कि पहली रोटी वो गाय के लिए निकाल देती हैं। कुछ लोग बाहर रोटी जानवर को भी खिलाते हैं, कुछ लोग चिड़िया को खिलाते हैं, कुछ लोग किसी और जानवर की सहायता करते हैं, उनको खिलाते हैं। तो अच्छे लोग हैं ना, है ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट कह रहे कपूर साहब जैसे अच्छा व्यक्ति और प्राणियों की सेवा कर रहा है, आपने भी अपनी कमाई की जो थाली है उसमें से एक मेरा हिस्सा मुझे दे देना है। और मैंने अपनी कमाई में से एक हिस्सा निकाल के सरकार को दे दिया। हम इस चैप्टर में प्रैक्टिकल पार्ट में समझेंगे कि कैसे डिसाइड होगा कि थाली में से सरकार का हिस्सा कितना है। दूसरा आप समझिए, दूसरा यह है कि मुझे सरकार ने फोन किया, कपूर साहब आपका टैक्स नहीं आया। मैंने बोला जी अभी तो टैक्स की डेट आई नहीं। सरकार कह रही नहीं नहीं आप समझे नहीं। मैंने कहा समझाओ। कह रहे आपका टैक्स मतलब आपकी कमाई का टैक्स नहीं, वो जिन बच्चों को आप पढ़ाते हो उनसे आपको एक टैक्स लेना है और वो टैक्स ला करके मुझे दे देना है। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि वो जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उन्होंने ये टैक्स देना था, और सरकार ने बोला कि भाई बच्चों को तंग नहीं करेंगे, सभी बच्चे आपको दे देंगे और आप आकर के हमें दे देना। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर मैं आपको कहूं कि इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स में और भी तरह के टैक्सेस आएंगे जब हम जीएसटी की बात आपके साथ करेंगे। तो एक तो था इनकम के ऊपर टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स था। अब गवर्नमेंट कह रही है इनकम के ऊपर नहीं, ये बच्चे जो खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे के ऊपर भी एक टैक्स लगा हुआ है जिसका नाम जीएसटी है। तो जब मैं स्टूडेंट से फीस लूंगा, मैं कौन हूं, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, तो जब भी बिजनेस अपने कस्टमर से अपने लिए पैसे लेगा वो सरकार के टैक्स के भी पैसे लेगा, और फिर वो पैसे जमा करके वो सरकार के पास डिपॉजिट कर देगा। यानी कस्टमर का पैसा जो सरकार के पास जाना था, कस्टमर से बिजनेस ने कलेक्ट किया और फिर बिजनेस ने वो जाकर के गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिया। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि पर्सन, यानी यहां पर डायग्राम अगर आप देखिए तो पर्सन का मतलब है बिजनेस। पर्सन कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम कस्टमर, तो बिजनेस ने कस्टमर से कुछ पैसे और लिए और फिर वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली ये बात नहीं समझ में आ रही तो लिख के बताता हूं। सपोज कीजिए मैंने बच्चे से चार्ज करने थे 5,000 रुपए, तो गवर्नमेंट कहती है कि केवल अपने पैसे मत लेना, साथ में मेरे 18% जीएसटी ले लेना। इसके अलग अलग रेट हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल की बात है ना, मैं आपसे 5,000 रुपए मांग रहा हूं और ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, तो ये हुआ 900। इसका मतलब जो स्टूडेंट है वो मुझे ये पैसे देगा, इसमें से ये पैसे भी मुझे मिलेंगे और ये वाले पैसे भी मुझे मिलेंगे, लेकिन ये वाले पैसे सीधे सीधे सरकार को एज इट इज जाएंगे। कुछ रूल होते हैं जिसके बारे में चर्चा बाद में होगी। ये जो 5,000 मुझे मिले, इसको मैंने स्टार लगाया, इसको आप यहां पर ले आइए, ये स्टार लग गया। ठीक है, अब इस 5,000 में से गवर्नमेंट कहती है कि इसमें से आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करना और जो आपकी इनकम बच जाएगी उस इनकम पर टैक्स आकर के हमें दे देना।
यानी कि मैं गगन कपूर बिजनेस करता हूं, बच्चों से जो मैं जीएसटी लेता हूं वो एज इट इज मैं गवर्नमेंट को जमा कर देता हूं, और जो बच्चों से फीस मैं अपने लिए चार्ज करता हूं उसमें से मैं अपने खर्चे माइनस करता हूं, और फिर सारा कलेक्ट करके जो मेरी इनकम निकल के आती है वो गवर्नमेंट को बताता हूं और उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं। तो मैं सरकार को दो टैक्स दे रहा हूं, एक तो अपनी इनकम का टैक्स दे रहा हूं जो कि मेरी पॉकेट में से जा रहा है, और एक स्टूडेंट से ले करके दे रहा हूं, मतलब देने वाला मैं हूं लेकिन पॉकेट में छेद मेरी नहीं हो रहा, स्टूडेंट की पॉकेट में छेद हो रहा है। तो स्टूडेंट की पॉकेट से टैक्स निकाल के दिया गया वो था इनडायरेक्ट टैक्स, उसको हम बोलते हैं जीएसटी, और उसके और भी लगते हैं टैक्सेस जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और इन दोनों के बारे में चर्चा लंबी चलेगी, ठीक है, इसीलिए जितना मैं समझा पाया हूं उतना मोर देन सफिशिएंट है, आगे बढ़ने की बारी आ जाती है। ठीक है सर, तो आपने बताया कि दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, आजकल एग्जामिनेशन का पैटर्न भी बदल रहा है, सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, एमसीक्यू भी है, मतलब एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। पहले के टाइम में होता क्या था कि हमें पूछा जाता था कि चलिए लिख करके बताइए, शॉर्ट नोट लिखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। लोग तब भी दुखी होते थे, सर टैक्स के पेपर में देखो डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। अब एमसीक्यू आने लगे हैं, किसी पेपर में, जैसे हम सीए के पेपर में बात करते हैं तो 30% आते हैं, यूनिवर्सिटी में बात करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आते, सीएस की बात करते हैं तो 100% एमसीक्यू पे जाना चाहते हैं। तो जब ये एमसीक्यू आ जाता है तो चीजें हमारे लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं, इजी नहीं होती। तो लेकिन चाहे एमसीक्यू टाइप पेपर हो, चाहे वो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सब्जेक्टिव टाइप हो, कुछ बातें शॉर्ट में, समरी में हमें याद करनी होती हैं और समय समय पर रिवाइज करनी होती हैं। इसीलिए समझाने के साथ साथ मैंने ये छोटे से नोट्स आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो समझिए लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज कहती है डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय द पर्सन। तो अब पर्सन में मैं अपने आप को रख रहा हूं, मतलब ये गगन कपूर ने दिया, वो टैक्स पेयर था, डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, मैंने सरकार को दिया। अभी इनकम टैक्स की बात हो रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। द पर्सन पेइंग टैक्सेस कैन नॉट शिफ्ट इट्स बर्डन ऑन सम अदर पर्सन। इसका मतलब ये कि जब मैंने भारत सरकार को, केंद्र सरकार को ये इनकम टैक्स दिया, तो मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो मुझसे पूछे गगन तुम दुखी क्यों हो। मैंने कहा यार आज मुझे अपनी इनकम की थाली में से सरकार को कुछ देना पड़ा, और वो कहे गगन दुखी है तू, ले यार मेरे से ले ले, ये पैसे तू मेरे से ले ले। ऐसा मुझे कोई नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इनकम टैक्स के बर्डन के पैसे उसको नहीं देता, यानी इसका बर्डन देने वाले को उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में हम ऐसे कहते हैं, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंपैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन सेम पर्सन। इंपैक्ट मतलब देने वाला कौन था, इंसिडेंस जिसकी जेब कटी वो भी वही व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति ने दिया और उसने अपनी पॉकेट से निकाल करके दिया। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंपैक्ट एंड इंसिडेंस, और इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स, जो कि हमारा इस क्लासेस का सब्जेक्ट मैटर रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम आपके साथ इनकम टैक्स पर ही बातें करेंगे, पर आज की क्लास में हम इनकम टैक्स के साथ थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट टैक्स और थोड़ा बहुत बेसिक बैकग्राउंड की भी बातें करेंगे। सर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या लिखा है आपने, तो मैंने लिखा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच द टैक्स पेयर पेज इनडायरेक्टली, मतलब मैं दे रहा हूं लेकिन इनडायरेक्टली दे रहा हूं। कैसे, द पर्सन पेइंग टैक्सेस कैन रिकवर इट फ्रॉम अनदर पर्सन। तो मैंने अपने कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया, जो कंप्यूटर सेल कर रहे हैं वो अपने कस्टमर से कलेक्ट करके दे रहे हैं, जो अदर सर्विसेज दे रहे हैं वो अपने कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं, यानी हर एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। इसीलिए देने वाला व्यक्ति कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी पॉकेट से नहीं दिया, कलेक्ट करके दिया है। हालांकि इसमें भी कुछ कुछ दुख की बातें हो जाएंगी कभी कभी, लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट कहती है कि अरे गगन ज्यादा इतरा क्यों रहा है, ये पैसे तूने नहीं दिए, ये तूने आगे से ले करके दिए हैं। बहुत बुरा लगा करता था जब ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था और इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर ऐसे कड़े शब्दों में कहा करते थे कि तेरा खुद का है क्या, आगे से लिया है और दे रहा है। और कभी कभी क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत टैक्सेशन प्रैक्टिस की है, मैंने उनको कहा कि खुद ही ले लिया करो ना,
मेरी जिम्मेदारी भी क्यों रखी है, अपना पैसा सीधा ले लो। तो कोई नाराजगी हुई, हम अपने पिताजी के साथ जाते थे, फिर पिताजी कहते थे बेटे सरकारी अफसरों के साथ थोड़ा तमीज से पेश आया करो। मैंने कहा इन सरकारी अफसरों को छोड़ ही दो, हम पढ़ा के खुश हैं। Therefore, in case of indirect taxes, impact and incidence are on two different person. Impact मतलब देने वाला, incidence मतलब जिसकी जेब कटी, वो दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं जीएसटी, कस्टम और एक्साइज। क्योंकि जीएसटी में चला गया है लेकिन कुछ बच गया है, तो वो बचा हुआ एक्साइज सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर आज भी है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको दबाव बनाते हुए दो बातें बता दी। पहला, टैक्स क्या है, ठीक है, अभी से आप टेक्निकल भाषा में भिड़ते रहो तो कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने आपको यह बता दिया कि टैक्सेस जो हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स को हम इनकम टैक्स कहते हैं, दोनों सिनोनिम है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी नहीं कह सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में और भी कुछ टैक्सेस आते हैं जो कि आज भी सिग्निफिकेंट हैं, जिसमें के कस्टम्स भी आता है। अब क्या होता है कि जब हम अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर जीएसटी और कस्टम दोनों होते हैं। कई बार बच्चा ना झांसे में फंस जाता है, कहता है कि सर से नहीं पढ़ूंगा, इस बार किसी और से पढ़ लूंगा, तो वो बेचारा उनको जीएसटी पढ़ा के छोड़ देता है और कस्टम पढ़ाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग सीए को पढ़ा रहे होते हैं और सीए में इनकम टैक्स के साथ जीएसटी होता है। फिर बच्चे को पता चलता है बाद में कि यार यूनिवर्सिटी में जीएसटी का सिलेबस ज्यादा है और सीए में जीएसटी का सिलेबस कम है, तो वैरायटी है। तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक प्रॉपर कोर्स बना देते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का अलग, सीए के स्टूडेंट्स का अलग, अदर प्रोफेशनल कोर्सेज का अलग। जिसके पास जितने टॉपिक होते हैं वहां पर उतने टॉपिक हम लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि जबरदस्ती किसी को दूसरे के टॉपिक नहीं पढ़ने पड़ते। आपके मन में यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि सर मैं तो दूसरे का सिलेबस पढ़ रहा हूं। आप अपना ही सिलेबस मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जिनका सिलेबस ज्यादा है वो उनके कोर्स में मैं देता हूं, जिनका कम है उन्हें कम ही पढ़ाता हूं, ठीक है। बच्चों को लगता है कि सर इनकम टैक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट में मुझे अननेसेसरी आप ये क्यों बता रहे हो, तो मैं ऐसा अननेसेसरी किसी को भी नहीं बताऊंगा। जिसके सिलेबस में जो है वही मैं उसको बताने वाला हूं। दो बातें मैंने आपको बता दी, अब हम इसके और आगे की गहराई में जाएंगे। और आज आपने केवल बातों को समझना है, रटने वाली आज कोई खास बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि सर व्यापार भी ना करना पड़े और पैसे मिल जाएं तो टैक्स लगाना तो सबसे अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति टैक्स लगा दे, क्योंकि सर्विस के साथ तो रिलेशन दिया नहीं जा रहा है ना। मैं सरकार को ये तो कह नहीं रहा भैया मेरे को ये सर्विस कितनी मिली, फिर भी मुझको ये देना पड़ रहा है। तो टैक्स लेना बहुत आसान काम है, तो टैक्स ऐसे नहीं लिया जाता, इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। सर तो ये टैक्स लगाने की पावर किसको है? टैक्स का मतलब है लीगल टैक्स, समझे, इलीगल की बात नहीं कर रहा। वो जो आपने मूवी देखी सिंघम विंगम, उसमें इलीगल टैक्स वसूली भी होती रहती हैं। तो हमारी जो ये कंट्री है जिसमें हम रहते हैं, इसकी जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हर एक चीज के अधिकार दिए हुए हैं, सरकार के भी अधिकार दिए हुए हैं और पब्लिक के भी अधिकार दिए हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पेरेंट लॉ, सबसे बड़ा लॉ जो अथॉरिटी देता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आजकल आप देखते होंगे लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर आए दिन कोर्ट केस बवाल सब चलता रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ है। एनी लॉ कैन बी मेड प्रोवाइडेड इट इज विद इन द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अगर कोई अथॉरिटी दे रखी है कि इस बात का भी कानून बनाया जा सकता है, कौन बना सकता है और उसने उसको बनाया, तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम लोग तो सीए करते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जो लोग लॉ करते होंगे या हो सकता है सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हों या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम देते हों, उनके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो सकता है कि उन्हें पढ़ाया जाता हो, बट हमें नहीं पढ़ाया जाता। ये गलत बात है। खैर, गलत सही की बातें करने का समय हमें मिलेगा ही नहीं इनकम टैक्स में, क्योंकि हमने बहुत दूर तक जाना है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब भी हम कोई लॉ पढ़ेंगे तो उन लॉ में होते हैं सेक्शन, सेक्शन 1, 2, 3 ऐसे होते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वहां पर आर्टिकल के वेज में बात की जाती है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, ऐसे उनमें आर्टिकल्स बने हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन उसके आर्टिकल नंबर 265 में ये लिखा है, नो टैक्सेस शैल बी लेविड, यानी आपके ऊपर किसी प्रकार के टैक्स लागू नहीं हो सकते या आपसे वसूले नहीं जा सकते एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी जब तक उसको कानून के द्वारा प्रॉपरली लगाया नहीं जाता वो आपसे नहीं लिए जा सकते। मतलब कोई व्यक्ति कह रहा हो कि भाई यहां से जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, तो भाई टैक्स नहीं, टैक्स लेने का अधिकार लॉ में है। अब सर 265 कहता है कि भैया टैक्स लेने का अधिकार लॉ में है, तो भाई वो कहां है? तो आर्टिकल नंबर 246 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 246 है वो कहता है, पावर टू लेवी वेरियस टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल 7। हमने आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि भाई गवर्नमेंट की जो फंक्शनैलिटी है वो 3 टियर है, 3 हिस्सों में बांटी गई है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। तो इन तीनों को अपने अपने फंक्शन करने के लिए अपने अपने रेवेन्यूज चाहिए। तो इन तीनों को रेवेन्यू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 246 में कहता है कि भाई हमने एक शेड्यूल 7 बना दिया है, उसमें हमने बता दिया है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से रेवेन्यू लेना है, स्टेट गवर्नमेंट को कहां से लेना है, लोकल अथॉरिटी को कहां से लेना है। आर्टिकल 246 शेड्यूल नंबर 7। तो हम शेड्यूल 7 के पास गए, हमने कहा बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट हैं। लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट कहलाएगी, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बताएंगे कि आप कौन से टैक्स लगा के रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। फिर इस शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 है। लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, जो ये बताएगी कि स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स ले सकती है। और फिर एक लिस्ट 3 है जिसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, और इस कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलजुल के कानून बना करके जैसे भी टैक्स लेना है उसको लेंगी। ठीक है, तो बेसिकली सर इसमें आपने सेंट्रल और स्टेट की बात की, म्युनिसिपल की बातें नहीं की, क्योंकि हम आपको जो टैक्सेस पढ़ाएंगे, जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की आपके साथ मेनली पढ़ाएंगे, बातें करेंगे, वो यही दोनों ले रही हैं, इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने लिखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर होंगी लिस्ट 1 के मैटर्स की, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास एक्सक्लूसिव पावर होंगी लिस्ट 2 के लिए, और यहां पर दोनों मिलजुल के अपना काम करेंगे। अब सर इन लिस्ट के अंदर ना एंट्रीज हैं, जैसे आप हेडिंग पढ़ते हैं ना, ऐसे वहां पर एंट्रीज हैं, उस एंट्रीज के हेल्प से बताया गया है। तो बहुत सारी एंट्रीज हैं, 92C तक एंट्रीज जाती हैं। अब कुछ उसमें से डिफंक्ट हो गई हैं, मतलब अब एप्लीकेबल नहीं है, कुछ एप्लीकेबल हैं, तो उनमें से 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताई है। एक तो है एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 वो कहती है, एंट्री नंबर 82 कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो टैक्सेस ले पाए इनकम के ऊपर, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर वो टैक्स नहीं लेगी। कृषि प्रधान देश है। किसान हमेशा कहता है जी मैं तकलीफ में हूं, वो जेन्युइन भी कुछ तकलीफ में होता भी है, और उसके इनकम को छोड़ करके बाकी सभी इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए उन्होंने यहां पर एजुकेशनल इनकम नहीं लिखा, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे होने वाली कमाई पर मुझे भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो सर आपको क्यों छोड़ दिया जाए, है ना? तो ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है वो इनकम टैक्स है, उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को एंट्री नंबर 82 के माध्यम से मिल रही है लिस्ट 1 में। ये बेस है जहां से उसको इनकम टैक्स की पावर मिल रही है, खतरनाक पावर। ठीक है, और 83 नंबर एंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी लगाने की पावर दी गई है, मतलब चाइना से जो इंपोर्ट आ रहा है उसको वो टैक्स लगा के महंगा कर देगी। आप विदेश में घूमने जाओगे, घूम के आ रहे हो और वहां से कोई सामान लेके आ रहे हो, तो सरकार कहेगी जरा भाई कस्टम ड्यूटी दे के जा, तब बात करेंगे। क्योंकि कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में हम उसकी बात करेंगे। एक्साइज ड्यूटी मेनली खत्म की जा चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, जिन पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। फ्यूचर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में जा सकती है, तो अभी तक के लिए उसकी एंट्री जिंदा है। स्टेट लिस्ट जो है उसके अंदर भी कुछ एंट्रीज हैं,
बाकी आप गूगल करेंगे तो गूगल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, विकिपीडिया है वो ढूंढ के लाके दे देगा आपको सब कुछ। लिस्ट 2 के एंट्री नंबर 46 कहता है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब यहां जो एग्रीकल्चरल इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा था, तो यहां पर उन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो लोग टैक्स चार्ज कर सकते हैं। ये एक्साइज है लिकर के ऊपर। हमारे यहाँ की स्टेट्स आज भी कितने गुमान से कह दें कि हम मतलब बहुत अर्बन स्टेट्स हैं, बहुत डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वहां के मुख्यमंत्री अपनी कितनी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि सरकार कोई भी हो लीकर के रेवेन्यू पर ही जिंदा है। शराब कहने के लिए बुरी है पर सरकारी आंकड़ों में बहुत ऊंची है। कोई कोई विरले स्टेट वाले हो सकते हैं, गुजरात है, बिहार है, जहां पर वो कहते हैं कि नहीं भैया हम तो शराब नहीं बेचेंगे, बुरी चीज होती है। बाकी सब स्टेट इसके टकीला शॉर्ट नाम बनाएंगे, बार लाइसेंस बेचेंगे, पब के लाइसेंस बेचेंगे, खूब पैसे कमाते हैं। इस पर अपनी अपनी बात है कि आजकल ये सिविलाइज सोसाइटी का हिस्सा भी है, तो पूरा बैन होना भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी बड़ी स्टेट्स इसी पर जिंदा हैं। जब कोरोना आया तो कोरोना में सब सरकारें हिल गई और तब पता लगा कि जिंदा रहने के दो ही सोर्स हैं, एक शराब और दूसरा तेल। खैर लंबी चर्चा हो जाएगी, इसको छोड़ देंगे। तो ऐसी स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लेती है और लीकर पर एक्साइज लेती है। लीकर को छोड़ के बाकी एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वो एंट्री नंबर 84 में लेती है। इसके सिवाय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, टैक्सेस ऑन व्हीकल है, स्टेट गवर्नमेंट आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेती हैं। अगर कभी आप जान जाओगे कार खरीदने पर आपको कितने टैक्स देने पड़ते हैं, तो शायद आप कार खरीदना भी बंद कर दो, इतने टैक्सेस होते हैं। टोल लिए जाते हैं आपसे, प्रोफेशनल टैक्स कुछ स्टेट्स में छोटे मोटे लिए जाते हैं, स्टैंप ड्यूटीज है, जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं तो स्टैंप ड्यूटीज देनी पड़ती हैं। ये सारी की सारी बातें हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अंदर टैक्सेस का बंटवारा कैसे होगा, ये आर्टिकल 246 शेड्यूल नंबर 7 बताता है विद द हेल्प ऑफ 3 लिस्ट। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ ऐसी ही बातें थी, लेकिन मॉडर्न टाइम के अंदर क्या हुआ, कुछ बदलाव हो गए और उन बदलाव की वजह से वन नेशन वन टैक्स आ गया, और वन नेशन वन टैक्स को हम सभी जीएसटी का नाम देते हैं। कमाल की बात है ना कि देखो आपको स्क्रीन के ऊपर जीएसटी कहीं नहीं दिखा। तो सर जीएसटी हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन है तो टैक्स का ही पार्ट, तो मुझे बताना पड़ेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, भारत का संविधान जब बनाया गया था 1950 में, तो जीएसटी नाम का कोई कानून नहीं था, लेकिन आज जीएसटी का कानून है। 2017 में इसको लाने का श्रेय लिया जाता है करंट गवर्नमेंट द्वारा। तो ये जीएसटी का कानून लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी, ये ओरिजिनली इन लिस्ट में आपको नहीं दिखेगा। तो जीएसटी में भी इसकी बात होगी, लेकिन यहां पर भी हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा कि जीएसटी इज लेविड नाउ इन प्लेस ऑफ एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। कई सारे छोटे बड़े कानूनों को, टैक्सेस को सबस्यूम करके जीएसटी बनाया गया एज पर आर्टिकल 246 कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी ये जो ए है मतलब इसको डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 246 के बाद 246 ए डाला गया जीएसटी की जगह बनाने के लिए। इसमें A1 और A2 दो हैं। A1 में कहा गया कि जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज होगी उन पर जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेगी, यूनियन टेरिटरीज लेगी, और जो इंटर स्टेट जीएसटी होगा उसकी सप्लाईज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी टैक्सेस। ये हमसे ले रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि जीएसटी दोनों में बढ़ता है, और ये हमसे लेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट। दो तरीके के हम टैक्स लगाएंगे। और वहां ये बता दिया गया कि जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट जिसे हम पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस और एविएशन फ्यूल, जो हवाई जहाज जो होते हैं उनमें एयरक्राफ्ट्स में जो फ्यूल भरा जाता है वो फ्यूल हमारे नॉर्मल पेट्रोल से अलग होता है। इनके ऊपर अभी तक क्या हो रहा है, इस 84 नंबर एंट्री में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी एक्साइज ड्यूटी लग रही है, और गवर्नमेंट ने यहां पर लिख दिया है कि भविष्य में जो जीएसटी की काउंसिल है जब वो रिकमेंड करेगी तब यहां से हटा करके उन्हें भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। इसके बारे में जब जीएसटी पढ़ाया जाता है तो बहुत बार जिक्र आता है,
ठीक है, तो आपको नॉर्मल भी कभी कभी पढ़ने में ये बात याद करनी पड़ सकती है। फिर आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए डाला गया, जो कि कहता है कि जो जीएसटी कलेक्ट होगा उसमें दोनों सरकारों को शेयर दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। और ये उसमें कहा गया कि कौन सी सप्लाई इंटर स्टेट होगी, कौन सी सप्लाई इंट्रा स्टेट होगी, इन सब के नियम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। यहां मैंने लिखा है कि जीएसटी शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप्रोप्रिएटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। हालांकि आप कह सकते हो कि सर जीएसटी तो अभी हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन जानना होगा कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और फिर सेंट्रल अपने आप आधा हिस्सा जिस स्टेट को देना है दे देगी। पार्लियामेंट विल फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल फॉर डिटरमिनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत जरूरी है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कब इंटरस्टेट हुआ, कैसे कैसे होगा, ये वो बताएगी। कुछ और डेफिनेशंस इसमें ऐड की गई कि गुड्स की डेफिनेशन क्या होगी, जीएसटी की डेफिनेशन क्या होगी, सर्विस की डेफिनेशन क्या होगी और इवन स्टेट्स की डेफिनेशन क्या होगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया। इनमें बात ये थी कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं जिनका अपना लेजिस्लेचर होगा उनको स्टेट कहा जाएगा। जैसे मैं दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली के पास अपना लेजिस्लेचर है, यहां पर एके है जो कि फायरिंग करते रहते हैं, है ना। तो क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है लेकिन उसके पास अपनी पार्लियामेंट है, मतलब अपनी एक असेंबली है, सॉरी, तो लेजिस्लेचर है, तो उसको हम स्टेट ही मान करके चलते हैं टैक्सेशन पर्पज से। नाउ अब सर बहुत देर से आप हमें तंग किए जा रहे हो, सर में दर्द कर दिया आपने हमारे, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। ठीक है, टैक्सेस क्यों लिए हैं, कौन चार्ज कर रहा है, कितनी तरह के हैं, किसके पास पावर थी। अब पावर होने से क्या होता है भाई, उसका कानून बनाओ और कानून बनाकर हमें बताओ, तब तो हम देंगे। तो एक लास्ट पार्ट हमारे पास और बच जाता है, हाउ टैक्स लॉज आर इनेक्टेड और अमेंडेड। बच्चा कहता है कि सर आप ऐसे ही हमारा माथा गर्म कर देते हो, क्या सचमुच मैंने आपका माथा गर्म कर दिया। बच्चे कह रहे नहीं, आप तो हमारी उंगलियों के ऊपर हो, जब चाहेंगे बटन दबाएंगे, रोक देंगे, चाय पी के आएंगे, माइंड फ्रेश करेंगे, दोस्त से गर्लफ्रेंड से बातें करेंगे और फिर वापस अपने दर्द में आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपके हाथ में तो हथियार है, जब मर्जी चाहो रेस्ट कर लो, लेकिन रुकना मना है। जल्दी ही आजादी मिल जाएगी, पूरी लेक्चर खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा पार्ट और बताना है कि कानून कैसे बनाए जाते हैं और कैसे बदलाव किया जाता है। जाते जाते क्यों ना ये भी सुनते जाओ। ठीक है सर, जब इतना बर्दाश्त किया है थोड़ा और बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून कैसे बनते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज आर इनेक्टेड थ्रू पार्लियामेंट। भैया पार्लियामेंट का सत्र बुलाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से बुलाया जाता है, वर्किंग डेज बहुत कम होते हैं। एंड अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मस्ट आफ्टर दैट। यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून बनते हैं, पार्लियामेंट से पास होते हैं, यहां पर 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं, उनको पास करने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट जी जब मंजूरी दे देते हैं तब पूरा प्रोसेस होता है और लॉ बनता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के कानून भी ऐसे ही बनते हैं, वो अपनी स्टेट असेंबली में डालते हैं और वहां से पास करा के स्टेट का एलजी होता है, उससे अप्रूव करा लेते हैं। नाउ सिंस जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है इनकम टैक्स, वो सर सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, इसलिए उस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और ये कानून जब बनाया गया था तो इसका नाम रखा गया था इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट से बना होगा। सर तो 1961 से पहले भी हमारे देश में इनकम टैक्स लगता था, लेकिन उसका नाम इंडियन इनकम टैक्स एक्ट हुआ करता था। उसके बाद बदल के 1961 में ये नया किया गया, और उसके बाद आज तक बीच में जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी तो कुछ बातें चल रही थी कि इनकम टैक्स के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाए, लेकिन वो आता इससे पहले सरकार ही चली गई, तो वो आने से रह गया, इसीलिए इनकम टैक्स में नया बदलाव नहीं हो पाया। हालांकि यूपीए गवर्नमेंट जीएसटी की बातें कर रही थी, पर उसके जाने के बाद में जो करंट एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने उसको जीएसटी को तो इंप्लीमेंट कर दिया।
तो कानून जो बनता है वो बनता है पार्लियामेंट के थ्रू, और इनकम टैक्स एक्ट जो बना वो 1961 में बना। अब 1961 से लेकर आज तक जमाना कितना बदल गया, बहुत सारी बातें बदल गई। क्या वही पुराने कानून आज की डेट में भी चलेंगे? तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल इसकी मरहम पट्टी करती रहती है, हर साल मरहम पट्टी करके इसको नया बना के हमारे सामने लगाती रहती है, लो नया आ गया, लो नया आ गया, यही चला जा रहा है। मतलब ये एक पतंग है, काइट 1961 में बनी थी, देखा जाता है इस पे, यहाँ पे चेपी लगाओ, यहाँ चेपी लगाओ, चेपियां लगा लगा के हम इस पे गुजारा कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, एक तरीके समझ लो। तो सर 1961 में ये कानून बना था, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ नए कानून तो बनते हैं। पहले ये बताओ कि अगर 2020 में कोई कानून बना हो, 2019 में बना हो, 2021 में कोई बनेगा, तो वो कैसे बनेगा? तो पार्लियामेंट में ये कानून कैसे बनते हैं? बड़ा खतरनाक जंगल है वो, क्या कहें। प्रोसीजर है, बस एक सुन लो कि पहले तो वहां पर एक ड्राफ्ट भेजा जाता है, मुंह जुबानी बात नहीं होगी भैया, कागज में बना के लाओ, एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, वो ड्राफ्ट पब्लिक को बता दिया जाता है कि भैया ऐसा एक ड्राफ्ट आया है, आप जरा पढ़ लो, अपना ओपिनियन हमें दे दो। उस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है। तो जब उस पर चर्चा हो रही होती है तो उसका नाम बिल होता है, ठीक है। वो बार बार बोलते थे सीए है, सीए है, वो बोलते थे सीए नहीं है, सीए भी है, मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, मतलब अभी चर्चा चल रही है, पास नहीं हुआ। तो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट पार्लियामेंट में चर्चा में है, इसलिए उस कागज को नाम दिया जाता है बिल। ये लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में डिस्कस होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में डिस्कस होता है, और फिर जब ये दोनों से पास हो जाए तो ये प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट जी अगर इस पे मोहर लगा देते हैं तो ये एक्ट बन जाता है। और फिर इसे एक्ट बुलाओ, कोड बुलाओ, लॉ बुलाओ, कुछ भी कह सकते हो। सर अगर प्रेसिडेंट जी कहें कि भाई ये पार्लियामेंट से आया हुआ कानून मुझे मंजूर नहीं है, तो क्या होगा? तो वापस भेजा जाएगा पार्लियामेंट को, दोबारा चर्चा करो। पार्लियामेंट दोबारा चर्चा करेगी कि प्रेसिडेंट साहब ने हमें यह कहा है कि इसके ऊपर चर्चा की जाए, इसका सुधार किया जाए। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि ठीक है सुधार करना है तो करेंगे, अगर उन्हें लगता है सुधार नहीं करना तो प्रेसिडेंट जी को भेज देंगे कि हमने कंसीडर कर लिया है, सब ठीक है। तो प्रेसिडेंट जी कहेंगे ठीक है जी, मैं मना तो आपको कर नहीं सकता हूं, सिर्फ आपको रिकंसीडर करने को कह सकता हूं, आपने कर लिया है तो ठीक है। तो प्रेसिडेंट जी उसके ऊपर मोहर लगा देंगे, और जब मोहर लगाएंगे तो वो एक्ट बन जाएगा। अब उसको नाम एक्ट रखो, लॉ रखो, कोड रखो, एक ही बात है। सभी को इसी प्रोसेस से गुजरना होता है, लेकिन ये प्रोसेस सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत लंबा समय लेती है। इसकी कई सारी वजह हैं, ठीक है, वो हमारे सब्जेक्ट मैटर का पार्ट नहीं है। सर मान लीजिए एक बार कानून बन गया, किसी तरीके से बन गया, तो फिर क्या इसमें बदलाव नहीं होता? तो फिर बदलाव भी तो ऐसे ही होगा, जहां से बना है वैसे ही बदलाव भी होगा। लेकिन इनकम टैक्स को हर साल बदलना जरूरी है, टैक्सेशन लॉज को हर साल बदलना जरूरी है। अमेंडमेंट इन टैक्सेशन लॉज, अमेंडमेंट्स आर मेड एनुअली इन द टैक्स लॉज विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एक्ट। अब आप जाते जाते इन बातों को भी समझिए कि हर साल सरकार केवल एक ही बात के ऊपर दिमाग लगा के रखती है, और वो है टैक्सेशन। टैक्स के अंदर कोई छूट ना जाए, यही सरकार की मंशा रहती है, एटलीस्ट हमें तो ऐसी लगता है। इसीलिए साल भर में की गई गलतियों को सरकार अगली बार सुधार करती है, फिर अगली बार सुधार करती है, फिर करती है और फिर करती है, और फिर ये इनफाइनाइट प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। ऐसा लगता है कि सरकार को एक आदत पड़ गई है, हर साल आके बैठा बनिया क्या करे, इधर का धान उधर करे, इधर उधर घुमाती रहती है, कुछ नई बातें जोड़ती है, कुछ काटती है, फिर कई साल बाद वापस पुरानी बातों पे आ जाती है। अमेंडमेंट हर साल होगी, पर कैसे होगी ये समझिए। दो बातें कह रहा हूं, हर साल होगी, हाँ जी, और कैसे होगी ये समझिए। तो भाई टैक्सेशन के कानूनों में बदलाव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एक्ट। इसका मतलब कि जब मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाऊंगा तो कभी कभी फाइनेंस एक्ट की बात करूंगा। इनकम टैक्स एक्ट तो सर एक ही था, 1961 वाला, दूसरा था नहीं। लेकिन हर साल फाइनेंस एक्ट आएगा जो कि इनकम टैक्स में बदलाव करेगा, उसकी ट्यूनिंग करेगा। और सर जब आप पढ़ाएंगे और वहां पर फाइनेंस एक्ट बोलेंगे तो कौन सा फाइनेंस एक्ट बताएंगे, कौन सा फाइनेंस एक्ट जो हमारे सिलेबस के अंदर होगा, ठीक है। हम अभी जो वीडियोस आपके साथ बनाने वाले हैं, जो अभी हमने आज स्टार्ट किया है, इसमें फाइनेंस एक्ट 2019 होगा,
और ये 2020 में जो भी एग्जाम होंगे उन पर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो मई में हो, चाहे वो जून में हो, चाहे वो नवंबर में हो, चाहे वो दिसंबर में हो। तो फाइनेंस एक्ट 2019 समझ के ये मत कहना कि सर 19 का 20 में बता रहे हो। 19 वाले का ऊपर बेस्ड 20 के एग्जाम होते हैं, और इसी तरह से फाइनेंस एक्ट 2020 जो आ चुका है वो आपको हम नहीं बता रहे, क्योंकि उसके ऊपर एग्जाम 2021 में हुए होंगे। सर पहले मूवी आती थी ये इल्लू इल्लू क्या है, अब ये पूछ रही है फाइनेंस एक्ट क्या है, ये बताओ। कह तो दिया कि भाई टैक्सेशन के कानून के अंदर हर साल बदलाव होंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एक्ट, यानी फाइनेंस एक्ट वो छोटा कानून है जिसके द्वारा सरकार अपने टैक्सेशन लॉज में हर साल बदलाव लाती है। ठीक है, तो एवरी ईयर हर साल बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट। सर अब ये बजट क्या होता है? बजट का मतलब होता है कि भविष्य में सरकार ने जो काम करने हैं उन कामों के लिए कौन से खर्चे सरकार ने करने हैं और उनके लिए वो पैसा कहां से कलेक्ट करेगी, भविष्य की बात गवर्नमेंट रखती है। अब ऐसा हो या ना हो, मतलब अंदाजा होता है, एस्टिमेट होता है। कैसे तैयार होता है? पिछली चीजों को देख करके तैयार होता है। तो हर साल बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, और ये प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब। तो पहले अब 2-4 सालों में अगर आप देखेंगे, पहले जेटली साहब हुआ करते थे, तो उनकी जगह पर पीयूष गोयल आ जाते थे, अभी निर्मला जी आ जाती हैं, भविष्य में कोई और आ सकता है, पीयूष गोयल जी आ सकते हैं जो भी है, तो बदलते रहते हैं ना ये, इसलिए इसमें कह नहीं सकते ना भी परमानेंटली कौन है, तो बदल सकते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपनी अटैची लेकर के आते हैं और फिर कई कई घंटे का बजट प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी एवरी ईयर, तो पहले हमारे यहाँ की प्रथा होती थी कि फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में बजट प्रेजेंट किया जाएगा, वो भी शाम को प्रेजेंट किया जाएगा। अब उन्होंने 2-4 सालों से प्रक्रिया बदल दी है, उसकी गहराई में क्यों जाना, उन्होंने कहा कि नहीं भैया फरवरी के पहले वर्किंग डे में बजट बता दो और सुबह सुबह ही बता दो, शाम की जरूरत नहीं है। यानी हर साल फरवरी आते ही 1 तारीख को आपको सुबह बजट मिल जाएगा। उस बजट के अंदर एक पार्ट होता है फाइनेंस एक्ट। अब क्योंकि उस बजट के अंदर अभी ये इस प्रक्रिया से गुजरा नहीं है, इसलिए उसको फाइनेंस एक्ट हम 1 फरवरी को नहीं कहते, 1 फरवरी को उसका नाम होता है फाइनेंस बिल, क्योंकि वो पार्लियामेंट में केवल पेश किया जाता है। तो बजट जब दिया गया फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को या 1 फरवरी को, तो उसमें जो बातें कही गई बदलाव की, उसको हमने नाम दे दिया फाइनेंस बिल, जो कि बताएगा कि भाई हम क्या क्या बदलाव चाहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। फिर ये फाइनेंस बिल अप्रूव होगा दोनों हाउसेस से, और फिर ये प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जाएगा, और फिर अगर वो इसकी मंजूरी देंगे बाद में, जो कि नेचुरली मिल जाया करती है, तो ये बन जाएगा फाइनेंस एक्ट। बट इसको एक वो बना दिया गया, कस्टमरी बना दिया गया कि ऐसा होगा ही होगा, हर साल होता रहेगा और हर साल होता है। और ये जो हमारा फाइनेंस एक्ट होता है, इसमें एक फर्स्ट शेड्यूल होता है जो कि हमारे काम का है, जिसके 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। एक पार्ट में तो पुराने टैक्सेस के बारे में बात की जाती है, एक पार्ट में टीडीएस के रेट्स की बात की जाती है, टीडीएस क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, और फिर एक पार्ट में आने वाले वर्ष के टैक्सेस की बात होती है, और फिर एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बात होती है। ये जो पार्ट 3 होता है, ये अगला बार जब फाइनेंस बजट जब अगली बार आएगा तो ये पार्ट 1 बन जाता है, यानी ये पिछला है और ये एक तरीके से आप समझ लो अगला है। तो वो पिछला वाला हट जाता है और अगला वाला पिछला बन जाता है, अगली बार पार्ट 3 पार्ट 1 बन जाता है। तो पार्ट 1 जैसे अभी हमारे कोर्स का पार्ट मैंने आपको बताया था कि हमारे अभी कोर्स का पार्ट है फाइनेंस एक्ट 2019। हालांकि बच्चे कहते हैं कि सर हमारी बुक के ऊपर लिखा होता है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो आपका असेसमेंट ईयर 2021 होने वाला है, जो कि अभी आप नहीं समझ पाएंगे, अगली क्लास में आप समझ जाएंगे, घबराना नहीं है। तो उसमें अगर मैं फाइनेंस एक्ट 2019 की बात करता हूं, तो उसमें एक तो पिछले फाइनेंस एक्ट के रेट होते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपके करंट जो साल चल रहा है उसके हिसाब से रेट्स होते हैं, और आने वाले वर्ष के हिसाब से रेट होते हैं, और एग्रीकल्चरल इनकम की बातें इसमें रूल्स की बताई जाती हैं, ठीक है। हम आपके साथ जब भी बात किया करेंगे इनकम टैक्स एक्ट,
अमेंडेड अप टू डेट मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 2019 तक के फाइनेंस एक्ट तक के सारे अपडेट मिला करके बात करेंगे। ये हमारा रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट होने वाला है आने वाली वीडियोस में। फाइनेंस एक्ट के बारे में अभी आप छोटी सी बात ये जान लो कि अगर मैं फाइनेंस एक्ट 2018 की बात कर रहा हूं 18 की, तो इसका मतलब होगा प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20। हालांकि ये पिछला हो चुका है, हम तो इस बार आपके साथ फाइनेंस एक्ट 2019 की बातें करने वाले हैं। इसका मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि आपने ईयर 1920 में क्या कमाया, इसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। और अगर मैं असेसमेंट ईयर बोलूंगा, एक दो क्लास में आपको समझना पड़ेगा, बाद में आपको हैबिट पड़ जाएगी और बातें क्लियर हो जाएंगी कि असेसमेंट ईयर बोलूंगा तो एक और आगे चला जाऊंगा, 20-21 बोलूंगा। बाकी प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हमारी आने वाली एक क्लास में या उससे अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस होंगी। बस ये आपको ध्यान रखना है कि हम आपके साथ में जो अभी डिस्कस करेंगे ये होगा, ठीक है। अब सर जो हमने पढ़ा था उसमें एक छोटी सी बात जाते जाते आपको बतानी जरूरी है। हमारे देश में सबसे बड़ी ताकत किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो जनादेश के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा वो रूल करेगा। तो अभी हमारी एनडीए की सरकार है। सरकार कोई भी हो, उस सरकार के पास अलग अलग विभाग होते हैं, हर चीज का विभाग होता है। तो भैया फाइनेंस का भी एक विभाग है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उस विभाग के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें एक है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब पैसा कलेक्ट करना। तो मूवी देख रहा था कुछ समय पहले मैं, लॉकडाउन के दौरान, पानीपत मूवी में वो जो हीरो है कौन है, सिद्धार्थ कपूर है, कौन है, जो भी है, वो उसमें उसको वो बना देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। वो बड़ा दुखी होता है कि भाई मैं वॉरियर हूं, मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर का उपाधि दे रखी है। खैर, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, मतलब रेवेन्यू मतलब पैसा लाने का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट होता है। और क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह के टैक्स शुरू में बताए थे आपको, तो उन दोनों के हमारे पास दो डिपार्टमेंट होते हैं। तो कभी कभी बात आपके साथ होगी कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी शॉर्ट फॉर्म में। और जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करके देता है डिपार्टमेंट, उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो क्योंकि अब एक्साइज अपनी पावर खत्म करता जा रहा है और उसकी जगह जीएसटी लेता जा रहा है, तो जीएसटी को हम एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे हैं, तो इसका नाम हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी। ये सीबीडीटी जो डिपार्टमेंट है डायरेक्ट टैक्स का, ये डायरेक्ट टैक्स का पालन करवाने की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। जैसे पुलिस के ऊपर है ना, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी आर्मी के ऊपर है, बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, तो इनकम टैक्स की जिम्मेदारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जिम्मेदारी सीबीआईसी के ऊपर है। ये दो डिपार्टमेंट हम आपको बताएंगे और इन दोनों डिपार्टमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन तक क्या लिंकेज है वो हमने आपको बताया। सीबीडीटी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकम टैक्स को संभालने की, जिसको संभालने के लिए उसके पास एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आईटीओ बोलते हैं, नाम ही आईटीओ के नाम से मशहूर है। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने है, इंस्टीट्यूट बिल्डिंग के बगल में है, ठीक है, इंजीनियर्स बिल्डिंग के पीछे है, जैसे मर्जी समझिए। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसके अंडर ये आता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स के रूल्स देके चलता है। तो मैं अपनी अगली क्लास में अपनी स्टार्टिंग इस हिस्से के साथ कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए करूंगा। मैंने आपके साथ आज की क्लास में बहुत बल्कि और बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इसको अगर आप समराइज नहीं करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि सर बहुत सारी बातें कर दी। लेकिन अगर आप समराइज करेंगे तो मैं आपसे कह दूं कि इसमें रटने वाला कुछ नहीं था, केवल 4 बेसिक बातें हमने आपको समझाई हैं और ये इनकम टैक्स से पहले का नॉलेज की बातें थी और इसके बाद अब हम इनकम टैक्स के अंदर एंटर करेंगे और फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी। अच्छा, मैं आपको ये बातें बता दूं कि अगर आपके पास कोई बुक होगी तो हो सकता है उन्होंने ये मैटर डील ना किया हो, लेकिन ये आपके लिए जानना जरूरी था। और ये जो हमने आपको पढ़ाया है, इसकी अगर आपको चाहिए हो कि सर हमें इसकी नोटिंग करनी है, तो वीडियो रोक के आप
नोटिंग कर सकते हैं। और अगर आप कहें कि सर हमें इसका प्रिंट आउट चाहिए, तो हम इसका पीडीएफ बना के वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर लेते हैं। हमारी वेबसाइट से जा करके आप एक ट्रायल अकाउंट बना करके वीडियोस का ट्रायल भी ले सकते हैं, और वहां जा करके आप ये जो पीडीएफ होते हैं इनका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, खुद भी लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, बाकी आने वाली क्लासेस में हम आपको इसी प्रकार से तंग करते रहेंगे, नींद से जगाते रहेंगे और नॉलेज आपको पिलाते रहेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।